वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। तो अभी तक जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड था वो 1 फरवरी 2021 से कोटक फ्लेक्सी कैप फंड हो जाएगा और उसमें क्या क्या चेंज होंगे उन सब के बारे में जानकारी जो है इकट्ठा करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. जैसा कि जानते हैं कि सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का कैटेगराइजेशन किया था, जिसमें जो है इक्विटी की 10 स्कीम और हाइब्रिड 16 स्कीम, हाइब्रिड 6 स्कीम, डेट की 16 स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड 2 और अदर्स 2, इस तरह का एक कैटेगराइजेशन सभी फंड स्कीम का किया गया था। और विद इन इक्विटी के अंदर जो है 10 कैटेगरी होती थी: मल्टी कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू और कॉन्ट्रा फोकस्ड, सेक्टोरल और थेमेटिक और ईएलएसएस। अभी 6 नवंबर 2020 को एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। और ये जरूर इसका हिस्ट्री ये है कि 11 सितंबर 2020 को सेबी ने देखा कि मल्टी कैप फंड के अंदर में जो फंड डिफरेंट फंड हाउस डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और दे आर नॉट ट्रू टू लेवल, मतलब मल्टी कैप जैसा होना चाहिए वो मल्टी कैप नहीं है। इसलिए और क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा सा गैप नजर आया, जिसको चलते जो है जो 11 सितंबर 2020 के सर्कुलर्स के द्वारा सेबी ने मल्टी कैप फंड का जो है डिफाइनिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो मल्टी कैप फंड थे दे वर नॉट कंप्लायंट टू द क्राइटेरिया, न्यू लेड डाउन क्राइटेरिया फॉर मल्टी कैप फंड, और उनको 31 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया है। और 31 जनवरी 2021 के बाद वो अपनी उस अवस्था में नहीं रह सकते, इसलिए उनको नया इससे के साथ एडजस्ट करने के लिए बीच में ये फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये एक अलग कैटेगरी लॉन्च किया गया, और जिससे कि इसी के तहत जो है कोटक ने जो अपना ये मल्टी कैप फंड, क्योंकि ये मल्टी कैप की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकते, इस जो नया गाइडलाइन आया है, पुरानी गाइडलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी था जिसकी वजह से जो इनका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता था, और नई स्कीम में जो है 25% तीनों में मिनिमम होना है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है फ्लेक्सी कैप में चले जाएंगे। तो फ्लेक्सी कैप में खाली यही चेंज होगा, जब ये मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड हो जाएगा यही चेंज होगा, या और कुछ चेंज होंगे? क्या क्या चेंज होंगे, क्या क्या प्रपोज किया है कोटक म्यूचुअल फंड ने इस स्कीम के लिए, वो इस पूरा प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो ये सेबी का कैटेगराइजेशन तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा एक आपको मिलेगा जो वैल्यू रिसर्च है, उन्होंने एक अपना अलग से ही जो ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक ट्री की फॉर्म में, इन्होंने अभी कुछ उस सेबी के जो कैटेगराइजेशन आया था उसके पहले से इन्होंने कुछ बनाया हुआ था और उसी को इन्होंने दिखाया। इसमें एक इंटरनेशनल कैटेगरी फंड है जिसमें लिखा हुआ है कि फंड इन्वेस्टिंग मोर देन 65% इन फॉरेन इक्विटीज। तो इस तरह के फंड भी हैं, मगर सेबी की जो कैटेगराइजेशन है उसमें उनका अलग से कैटेगरी नहीं है, और उनमें वो अलग अलग कुछ जो है थीमेटिक फंड के अंदर उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, और कुछ जो है उनको जो है एफओएफ कैटेगरी में क्लासिफाई कर कुछ फंड उसमें कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो है जैसे डिविडेंड यील्ड है इसमें नहीं है। तो अभी हो सकता है कि सेबी को जितना काफ़ी सारे फंड हाउस ने इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाया हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाया हुआ है इंडिया के बाहर, और तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सेबी को कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी जो डेट और हाइब्रिड है उनकी हम यहाँ पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो ये डेफिनेशन था, पुराना जो डेफिनेशन मल्टी कैप फंड का था, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना था, दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट, एंड दे वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। लेकिन जो चेंज करने के बाद वो मिनिमम 65 चेंज टू 75% टोटल एसेट
इक्विटी रिलेटेड में करना है और 25% मिनिमम ईच इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में करना है। और अभी जो फ्लेक्सी कैप की जो डेफिनेशन आई है उसमें जो पुरानी मल्टी कैप की डेफिनेशन थी उसको अभी फ्लेक्सी कैप फंड में जो है बिल्कुल सेम जो है वो आ गई है। और बाकी जो भी कैटेगरी है उनमें कोई चेंज नहीं है, उनकी यहाँ पे अभी चर्चा करने की जरूरत हम नहीं समझते। तो हुआ क्या है, जो 31 दिसंबर 2010 को जो अम्फी ने जो रिपोर्ट पब्लिश करती है वो क्वार्टरली और मंथली, उसमें देखते हैं कि एज ऑन 31 दिसंबर 2020 340 टोटल जो है ना इक्विटी फंड जो है वो एग्जिस्टेंस में है, और उनमें से मल्टी कैप के 35 हैं और सेक्टोरल के 103 हैं और ईएलएसएस के 42 हैं। टोटल पैसा जो है इसमें एवरेज नेट एयूएम अगर देखते हैं 31 दिसंबर को तो 9,06,000 करोड़ है, और एवरेज जो दिसंबर महीने का वो 8,87,000 करोड़ है। तो इनमें मल्टी कैप फंड में भी काफी अच्छा पैसा रहता है, 1,67,000 और 1,65,000, लेकिन उनमें थोड़ा सा रेगुलेटरी गैप था जिसको अभी चेंज किया गया। तो अभी फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे क्योंकि आया नहीं, वो जो आपको फरवरी के बाद ही जो है देखने को मिलेगा। धीरे धीरे जो जो भी मल्टी कैप फंड अपने आप को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर रहे हैं वो अभी सेबी के अलग अलग स्टेज ऑफ अप्रूवल में, कुछ को मिल गया, कुछ जो है अभी मिलना बाकी है, प्रोसेस में है। एक इसमें जो था मल्टी कैप में प्रॉब्लम बड़ी ये आती है कि उनका जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो है सभी फंड हाउस फॉलो नहीं करते, अलग सब फंड हाउस अलग अलग बेंचमार्क फॉलो करते हैं। तो आपके पास जब कंपैरिजन का सवाल आता है कि जो फंड में आपने पैसा लगाया वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है, कंपैरेटिवली कैसा है, तो जो फंड मैनेजर है उसका जो मैंडेट होता है कि उसको बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना है, और जितना आउट परफॉर्म करके वो अल्फा जनरेट करेगा उतना उसको जो है कमीशन इंसेंटिव वगैरह जो भी उनका स्ट्रक्चर होता है वो मिलेगा। तो जो जहां तक जो लार्ज कैप का तो बेंचमार्क जो क्लियर सा होता है, निफ्टी टीआरआई होगा, तो बीएससी का सेंसेक्स 100 टीआरआई रहेगा, या दूसरा जो लार्ज कैप मिड कैप के लिए भी एक नेचुरल सा बेंचमार्क बनता है वो 250 है, निफ्टी लार्ज कैप 250, और मल्टी कैप के लिए निफ्टी 500, क्योंकि वो तीनों में करता है तो 500 एक बेंचमार्क बनता है, उसको उतना क्लियरली उसमें डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से जाएं तो वो रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं हो पाता है। मिड कैप के लिए भी उसी तरह से निफ्टी मिड कैप 150 और स्मॉल कैप के लिए 250, ये सीधे सीधे बेंचमार्क। और यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे, आल्दो ये परफॉर्मेंस जो है सितंबर क्वार्टर तक की है, लेकिन इसमें आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलेगी कि स्मॉल कैप फंड की जो बेंचमार्क होती है उसमें कई सारे फंड्स ने जो है अपनी जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और आपको अल्फा जनरेट करके दिया। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी ऐसा मिलेगा आपको देखने को, और मिड कैप कैटेगरी में भी ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जो मल्टी कैप कैटेगरी है, मल्टी कैप कैटेगरी में बेंचमार्क रिटर्न वाले सिर्फ आपको जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 13.58, तो 3 यहाँ पे भी मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बेंचमार्क इनकी ये है नहीं, और ये जो इस तरह से 500 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उनका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो और लार्ज कैप बेंचमार्क की रिटर्न तो 14.44 है, 13.58 नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है। तो अगर आप प्लेन वेनिला कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे लार्ज कैप में कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट बिकम्स रिलेटिवली इजियर। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के समय ये ध्यान देने की जरूरत होती है। अभी ओवरऑल जस्ट ये आइडिया के लिए, दिसंबर एंड में जो है कितना इसमें एयूएम है टोटल इंडस्ट्री का, वो 29,71,000 29,71,435 करोड़ होता है ये। और उसमें जो देख रहे हैं कि जो 3 बड़े फंड हैं इनका एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई यही अभी तक लीड कर रहे हैं। उसके अलावा जो 2 हैं, ये आदित्य बिरला 2 लाख करोड़ के पार कर गया, कोटक महिंद्रा भी पार कर गया, और निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड भी जो है 2 करोड़ के
2 लाख करोड़ के पार AUM उसका हो गया है। तो कोटक मल्टी कैप में, जो मल्टी कैप कैटेगरी में क्या है, इसका सबसे ज्यादा AUM था, तो ये फ्लैक्स, और ये कोटक म्यूचुअल फंड की भी फ्लैगशिप स्कीम थी। नवंबर में इसका 32,440 करोड़ नवंबर एंड में इनका जो AUM होता था। और स्कीम का जो है ऑब्जेक्टिव था टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो जनरली होता है। इनका बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI था, नॉट 500। और अलॉटमेंट डेट 11 सितंबर 2009। और इसमें ये जो बाकी इनके पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 17%, स्टैंडर्ड डेविएशन 21.48, बीटा 0.96, शार्प 0.25, और एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.7 और रेगुलर प्लान में 1.64। तो बाकी सेक्टोरल एलोकेशन इसमें दिया हुआ है। और इनके जो रिटर्न दिए हुए हैं 10 साल, 7 साल, 5 साल, उसके अलावा 6 महीना, 3 महीने एक बार जो भी है, ये रिटर्न दिए हुए हैं, बेंचमार्क भी दी हुई है, और कितनी बार इन्होंने अल्फा जनरेट किया, कितनी बार नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। ईयर टू डेट में जो दिया हुआ है ये एज ऑन 31 दिसंबर का है, तो ईयर टू डेट में माइनस है अल्फा इनका। और इसमें आप देखिएगा 3 महीने में -3.5 है, 6 मंथ में -5.9 है, और 1 ईयर में -5 है, 3 ईयर में माइनस है, 5 ईयर में भी माइनस है। सिर्फ आपको 7 और 10 ईयर में 2 बार, और सिस्टम इसमें आपको थोड़ा अल्फा मिलता है। बट अदरवाइज जो है ये फंड जो है अपना बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करता रहा। और उसके बावजूद, बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने के बावजूद कैसे इतना AUM हो गया, ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। और निवेश करने के पहले ये चीज आपको देखना है कि किस चीज पे ध्यान देना, AUM पे ध्यान ज्यादा देना है या बेंचमार्क परफॉर्मेंस अबव बेंचमार्क, यानी कि अल्फा जनरेशन पे आपको ध्यान देना है। तो तभी जब भी फ्लेक्सी कैप बन जाएगी तभी वो फंड मैनेजर वगैरह, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चीज रहने वाली है। और अभी आप नया नाम देख के या सबसे ज्यादा AUM देख के खाली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बाकी चीजें देखने के साथ साथ जो है आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। तो पर्टिकुलरली इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन और प्रपोज प्रोविजन में डिट्टो कॉपी है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, आप पूरा देख सकते हैं। अभी खाली यहाँ पे क्या हो गया, जो जो 75-25 दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ये नहीं है फ्लेक्सी कैप के लिए, वो एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए, वो जो है यहाँ पे चेंज कर दिया। बाकी जो आप देखिए लेबलिंग वो सब सेम इसमें मिलेगा। एक चीज खाली जो बाद में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी डिटो एवरीथिंग सब सेम है, कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे इन्होंने किया क्या, जो सीरियल नंबर M में आते हैं जब पॉइंट में, तो यहाँ पे इन्होंने एक ऐड किया, राइटिंग ऑफ कवर्ड कॉल ऑप्शन बाय म्यूचुअल फंड स्कीम। अब पहले था डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, बोथ परफेक्टिवली इनपरफेक्टिवली हेज्ड एंड सच अदर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट परमिटेड बाय सेबी RBI था लिखा हुआ। तो वो अभी भी लिखा हुआ, मगर ये इसमें ऐड हुआ राइटिंग ऑफ कवर्ड कॉल ऑप्शन। तो एक्चुअली कवर्ड कॉल एज सच कोई रिस्क नहीं होता उसमें, अगर आपके पास स्टॉक है आप उसके ऊपर ऑप्शन बेच सकते हैं, और उसमें आपको जितना प्रीमियम मिलेगा वो एडिशनल आपका इनकम हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी वेल नोन और वेल रिसर्च स्ट्रेटजी है, लो रिस्क में आती है ये। तो उसके थ्रू कुछ अल्फा जनरेट करने की फंड का कोशिश रहेगा, तो हो सकता है जो अभी इनका बिलो बेंचमार्क परफॉर्मेंस था उनमें थोड़ा सा, लेकिन अभी जो आएगा इसमें डेट के बारे में भी काफी सारा, इसमें बेसिकली ये लोग इसको डायनेमिक फंड बनाने की कोशिश में है। और यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दिया कि कवर्ड कॉल राइटिंग में क्या रिस्क एसोसिएटेड विद कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी और बेनिफिट क्या है। तो रिस्क तो ये है कि उसमें अपसाइड, कवर्ड कॉल में क्या है, लॉस ऑफ अपसाइड। उसमें क्या होगा कि एक बार आपने कॉल भेज दिया और आपका शेयर बढ़ गया, तो आपको जितना आपको प्रीमियम मिला उतना ही फायदा होगा, अगर उससे ज्यादा शेयर बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपका अपसाइड कैप हो जाती है उसमें। और
बेनिफिट ये है कि अगर जो वो घट गया तो आपको प्रीमियम मिल गई। शेयर प्राइस, पर्टिकुलर शेयर प्राइस घट गया जिसके आपने कॉल बेच दिया, तो आपको उतना जितना भी प्रीमियम घट गई उतना प्रीमियम, या अगर उससे नीचे ही है तो आपको पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। वो ये एडवांटेज उसका होता है। तो राइटिंग ऑफ कवर्ड कॉल ऑप्शन बाई म्यूचुअल फंड स्कीम का कुछ सेबी ने परमिट किया काफी पहले से, और मगर ये बहुत ज्यादा फंड हाउस ये सब कुछ कुछ करते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। इसके अलावा जो है, जब इस कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कंपैरिजन करना है कि उस कैटेगरी में, पहले तो क्या होता है आपको फंड हाउस तो सेकेंडरी होता है, पहले आपका किस कैटेगरी में आपका कंफर्ट है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में, लार्ज कैप में, और या सेक्टर में है, थीमेटिक में है, या फिर फोकस में है। तो पहले आपको वो डिसाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वंस आपने किसी कैटेगरी को डिसाइड कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी कैप में आप इन्वेस्टेड थे और कोटक मल्टी कैप में इन्वेस्टेड थे, तो आपको उसमें रहना कि नहीं रहना है, तो उसके लिए आप उस कैटेगरी की जो स्कीम है बाकी फंड हाउस की उनसे तुलना करिए, और उसके आप देखिए कि आपका कैटेगरी एवरेज रिटर्न कितना है और आपका फंड आपको कितना रिटर्न दे रहा है। और दूसरा चीज होता है कि उसका बेंचमार्क क्या, और बेंचमार्क के ऊपर आपका फंड आपको कितना अल्फा जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि आप एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश कर रहे हैं। अदरवाइज आपको टीवी में ऐड सुनने को मिलता है, वो निफ्टी ईटीएफ में आप निवेश कीजिए। अगर आपको अल्फा से कोई लालच नहीं है तो आप ईटीएफ में निवेश कीजिए, उसमें आपका जो है थोड़ा सा जो एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और जो रिस्क एसोसिएटेड विद रॉन्ग डिसीजन ऑफ फंड मैनेजर वो सब उसमें निकल जाता है। तो यहाँ पे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड की हमने तुलना की है उसके बेंचमार्क से, जो जगह जगह उसमें पूरा निगेटिव मिला है सिर्फ, और सिंस इंसेप्शन और ये 7 साल और 10 साल में खाली वो उसने थोड़ा अल्फा जनरेट किया, बाकी 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना सभी में जो है बिलो बेंचमार्क और निगेटिव अल्फा है उसका। तो अगर कैटेगरी एवरेज से तुलना करें तो कैटेगरी एवरेज से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज ऊपर में दिया हुआ बोल्ड में 3 महीना में 22% दिया, उससे भी नीचे है। 6 मंथ में 34 है, उससे भी नीचे है। 4 महीने ईयर टू डेट तो अभी इसमें कुछ इसमें थोड़ा ऊपर है, और 1 ईयर उसमें नीचे है, 19.2 से 15 है। 2 ईयर में थोड़ा ज़्यादा है, 14.4 से 15 मिलता है, 3 ईयर में ज़्यादा है, और 5 ईयर में भी ज़्यादा है, और 10 ईयर में भी ज़्यादा है। तो परफॉर्मेंस आप बोलिए 2, 3, 5, 10 ईयर में जो है कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मल्टी का मतलब, और लेकिन बेंचमार्क से बिलो बिलो बेंचमार्क परफॉर्मेंस है। तो इसमें कैटेगरी एवरेज से बेटर है, तो दैट इज वन ऑफ द कंफर्ट, क्योंकि आपको कहीं भी रोज रोज आपको स्विच करना भी एडवाइजेबल नहीं होता। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आप उसमें रह सकते हैं, क्योंकि जब कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उतनी भी बुराई नहीं है, वो परफॉर्मेंस फंड की कम ज्यादा होती रहती है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं इसमें येलो मार्किंग हमने किया हुआ है, तो येलो मार्किंग हाईलाइट जो है वो उन फंड्स को किया हुआ जिनका कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस रहा। तो अब कभी किसी साल में किसी पीरियड में किसी का है बेटर है, किसी में जो है फिर वो डाउन हो गया, कुछ का कंसिस्टेंस है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ का मल्टी कैप है, तो इसका कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस है, 10, 5, 3, 2, 1 तीनों में है, और यहाँ पे भी है आपका इसके आगे शॉर्ट टर्म वाली में। सेम डीएसपी इक्विटी फंड का भी इसी तरह का है। लेकिन अब दूसरे नीचे आएंगे तो उनमें जो जैसे ये 3 साल 5 साल में है वो, लेकिन आगे 7 साल में नहीं है, वो 1 साल 2 साल में नहीं है। और फ्रैंकलिन का 1 साल में है, 2 में नहीं है, 3 में है, 5 में नहीं है, 10 में है, इस तरह से है। और इन्वेस्को का है 1 में है, 2 में है, 3 में नहीं है, 5 और 5 में नहीं है, 10 में है। और पराग पारिक है जो छोटा फंड हाउस है, लेकिन ये फंड इसका काफी 6,300 करोड़ करीब है, तो 1, 2, 3, 5 कंसिस्टेंटली सभी में है। और नीचे एसबीआई का है, उसमें सिमिलरली यूटीआई का है, उसका भी कंसिस्टेंटली सभी में है अबव बेंचमार्क, अबव कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से इसमें जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा फ्लेक्सी कैप में और कवर्ड कॉल में, और कुछ एडिशनल रिटर्न जनरेट होगा तो वो मिलेगा। तो दूसरा, अगर आप एक ईयर बाई ईयर
कंपेयर करते हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस इवेल्यूशन किया पिछली वाली स्लाइड में, उसमें क्या होता है कि अगर अभी का परफॉर्मेंस खराब है तो पीछे का भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करके वो खराब हो जाता है, और अब अगर अभी का अच्छा है तो पीछे का भी इम्प्रूव हो जाता है उसमें। तो वो ओवरऑल लेने से ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको बेटर देखने के लिए क्या है कि अब कैलेंडर ईयर वाइज जो परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, तो किस साल में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसमें क्या है कि एक बार एक छप गया जैसे 2010 का है या 2020 का, तो इट विल नॉट चेंज विद टाइम। उसमें क्या है 5 साल का आज कल है, वो 10 दिन बाद आप देखो दूसरा है, तो डाटा आपको वो संभालने में समझने में परेशानी होता है। तो यहाँ पे हमने जो लाल रंग से दिखाए हैं वो ऐसे फंड हैं जिनका कि टॉप टू इन द कैटेगरी इन दैट पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में जो है एक्सिस मल्टी कैप 17.7 और डीएसपी 17.1, बाकी सबका जो है कम है उससे। और 2020 में फिर कौन है, वो अलग है, पराग पारिक आ गए, यूटीआई इक्विटी आ गए। 18 में दूसरा कोई था, ये था एक्सिस मल्टी कैप और ये यूटीआई। फिर 17 में एडेलविस है, और इधर जो है प्रिंसिपल है। 16 में जो है आदित्य बिरला है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। तो इस तरह से वो ये बदलते रहते हैं। यहाँ पे 15 में दिया, दूसरा आ गया, और इसके बाद आपको 14 में और दूसरा कोई इन्वेस्को आ गया है, इधर निप्पन इंडिया मल्टी कैप। तो इस तरह से क्या है कि परफॉर्मेंस जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है उसमें। तो अभी अगर आपके फंड की परफॉर्मेंस बिलो बेंचमार्क भी है, एक बार को अगर कैटेगरी एवरेज से बेटर है तो आप उसमें जो रह सकते हैं, स्विच करके करने की जल्दबाजी ना दिखाएं। ये उसका एट ए ग्लांस जो चेंज होगा उसका वापस इसको एक बार रिव्यू करने के हिसाब से दिया हुआ है। कोटक एमएफ हैज अनाउंस चेंज इन फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ लार्जेस्ट स्कीम कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2021। स्कीम विल बी कैटेगराइज अंडर न्यूली इंट्रोड्यूस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और नाम होगा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। एडेंडम रिलीज बाय फंड हाउस में क्या बोलते हैं कि वो कुछ फंडामेंटल चेंज किए हैं, जिसमें मेन जो है it will be open-ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap and small cap। और उसके अलावा जो है फ्रीडम रहेगी फंड हाउस फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एनी प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो है फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसमें जो दिया हुआ है अब 0 से 35% डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और विद इन दैट 0 to 10% रीट और इनविट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सी कैप में इसका मेनली रहेगा इशू, और बाकी जो पहले जो डिस्कस किया कवर्ड कॉल में भी इनका जो है तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये जानकारी था कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो फ्लेक्सी कैप फंड बनने जा रहा है, उसमें आपने अगर निवेश किया हुआ है तो ये जो जानकारी शेयर किया इससे आपको अंदाज लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको उसमें रहना है या उससे निकल जाना है, क्योंकि इस मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप होने जा रहा है। और उसका एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस किस तरह का है, आगे किस तरह का होने की उम्मीद है, और आपको अगर नया निवेश करना है तो उसमें करना है कोटक एज ए फंड हाउस, कोटक में करना है, कोटक में करना है तो मल्टी कैप में करना है या नहीं करना है, तो इसके बेसिस पे आपको जो है ये डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। और भी आप जो जानकारी जो है इसकी मिली हुई जानकारी को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप जो है वो भी ऑनलाइन जितनी जानकारी अवेलेबल रहती है अलग अलग फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे, वहां से आपको समझने में आसानी होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो वीडियो में दी हुई जानकारी आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो है आपको कोई जानकारी चाहिए अपने निवेश के संबंध में, आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके अलावा हमारा BuSansi2 एक ट्विटर हैंडल होता है, वहाँ पे आपको सारे यूट्यूब में जो पब्लिश किए हुए वीडियो मिलेंगे। उसके अलावा संबंधित जानकारी, न्यूज आर्टिकल और सब उसमें हम शेयर करते रहते हैं समय समय पे, तो उसमें जरूर आप देख के अपना फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।